साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 के अंतर्गत मॉडल टेस्ट पेपर 4 का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था? मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, यानी मध्य प्रदेश वाज फॉर्मरली नोन एज। ठीक है, देखिए, बेवार, निजाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत। तो देखिए, मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रांत जो है 1950 की बात कर रहे हैं। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, मकराई के राज्य और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल अगला ये है कि पुरानी विधानसभा के रूप में प्रयोग की जाने वाली ऐतिहासिक इमारत मिंटो हॉल कहाँ स्थित है? देखिए, तो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भोपाल में स्थित है पुरानी विधानसभा। ठीक है, जिसको पहले मिंटो हॉल के नाम से जानते थे। ठीक है, और इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण तो 1909 में इसका निर्माण नवाब सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, और किस लिए करवाया था? राज्य में आने वाले अतिथियों के लिए। ठीक है, किस लिए? वायसराय लॉर्ड मिंटो से इसकी आधारशिला रखवाई थी, और इसके मुख्य वास्तुकार थे AC रोवन। ठीक है, तो बात यह है कि अब चूंकि विधानसभा नई बन चुकी है वहाँ पे, ठीक है, भोपाल में, तो इस मिंटो हॉल को जो है वह मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने, ठीक है, अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202-1203 में, ठीक है, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और परमार्दी देव को पराजित किया। ठीक है, परमार्दी देव किस राजवंश से संबंधित हैं? तो चंदेल, चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, इनमें से कौन सा है? देखिए, तो चंदेलों से संबंधित हैं। ठीक, देखिए चंदेल राजवंश जो है, ठीक है, इसका अंतिम राजा था ये, ठीक, परमार्दी देव। और अगर हम इसके पहले राजा की बात करें तो पहला जो चंदेल था, ऐसे कहें, या स्थापना किसने की, तो वो नन्हुक चंदेल था। ठीक है, नन्हुक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल अगला यह है, परमार वंश के प्रारंभिक शासक किसके सामंत थे? देखिए, परमार वंश के जो शासक थे, ठीक है, प्रारंभिक शासक, वे राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद, ठीक है, परमार वंश स्वतंत्र हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी आदि धार्मिक स्थल निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, देखिए ये सभी जो स्थल हैं वे कहाँ हैं? चित्रकूट में हैं। ठीक है, और चित्रकूट कहाँ है? सतना जिले में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, चित्रकूट में 2009 में चित्रकूट को जो है, ठीक है, 2009 में चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के काल में यहाँ ठहरे थे। ठीक है, चित्रकूट में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं पूछा है। चंदेल राजवंश को नन्नुक, ठीक है, देखिए ये प्रथम राजा नन्नुक थे। सातवाहन के प्रथम राजा सिमुक थे, ठीक है। चालुक्यों के पुलकेशिन प्रथम, ये सही है। राष्ट्रकूटों के कृष्णराज नहीं थे, ठीक है, यही गलत है। तो राष्ट्रकूटों के कौन थे? दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग। चलिए हम अगला देखेंगे। नेक्स्ट है अगला सवाल, कह रहे हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1958 में निम्न में से किसकी खोज की थी? देखिए दोस्तों, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1958 में भीमबेटका पाषाण आश्रय, ठीक है, इसका यानी इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसके अलावा 2003 में से, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में से शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। देखिए साहब, देखिए साथियों पहला कथन यहाँ दिया गया है कि कांग्रेस की स्थापना 1880 में कलकत्ता में हुई थी। नहीं, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जबलपुर में हुआ था, ये सही है। जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कभी निर्वाचित नहीं हुए। नहीं, ये बात सही नहीं है, हुए हैं हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। अगला है, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रथम दलित नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जी नहीं, प्रथम नहीं है, ये दूसरे, ठीक है, दूसरे दलित नेता हैं। पहले कौन है? देखिए पहले हैं बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम, ये पहले दलित नेता थे, ठीक है। और दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ था, ये इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में असत्य है? देखिए असत्य पूछा है। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग 52 जिले हैं, ये सही है, ये ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ये सही है। कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 12 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों 12 जिलों से होकर के नहीं गुजरती है, 14 जिलों से होकर के गुजरती है, इसलिए गलत हो जाएगा। वर्तमान मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 3, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए तो कह रहे हैं नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, ये सही है, ठीक। यह नदी वलसाड़ गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। जी नहीं, वलसाड़ गुजरात यानी वलसाड़ में नहीं बल्कि ये गुजरात के भड़ोच में, ठीक है, भड़ोच में, ठीक है, ये गुजरात में ही है ये भी, ठीक है। तो भड़ोच में जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा यह नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, ठीक है। इसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और इसे गिवर ऑफ प्लेजर, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। चलिए, और उत्तर और दक्षिण की ये क्या है? पारंपरिक सीमा है, नदी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहे हैं भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है, ठीक है, द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया इज द विलेज ऑफ, ठीक है। तो देखिए कहाँ है? ये है जबलपुर के पास करौंदी, ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक छोटी संरचना थी है, मतलब तथा इसकी खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों इसकी खोज जनरल टेलर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संदर्भ में क्या असत्य है। देखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि कनिष्क के समय के सोने के सिक्के शहडोल जिले में पाए गए थे। ठीक है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ये भी सही है। आगे है कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में उत्खात यानी बैडलैंड भूमि परिणाम है, किसका है। देखिए अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए साथियों अवनालिका अपर्दन की वजह से भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है और मुख्यतः वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं बारना बांध जिसे विश्व बैंक की सहायता से किस नदी पर बनाया जा रहा है या बनाया गया है। देखिए दोस्तों बनाया गया है, तो ऑप्शंस क्या है, जामनी नदी, केन नदी, टोंस नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बारना बांध जो है ये बनाया गया है बारना नदी पर। ठीक है, बारना नदी पर ही बनाया गया है। ठीक, रायसेन जिले में। ठीक है, और मध्य प्रदेश जल संसाधन विकास विभाग। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा 1978 में इसका काम पूरा हो गया था और ये एक ग्रेविटेशनल डैम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए ये है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यह माही नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है और धार जिले में विंध्याचल पर्वत के अमगांव स्थान से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं पूछा है तो यहाँ क्या है, चचाई जलप्रपात कहाँ है, बीहड़ नदी रीवा पर, ये सही है। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है अनूपपुर में, ये सही है। रजत जलप्रपात पचमढ़ी होशंगाबाद में है, ये सही है। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो सोन नदी अनूपपुर में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है, ये सोन नदी पर नहीं है, नर्मदा पर ही है। ठीक है, नर्मदा पर है और ये नर्मदा पर कहाँ, अमरकंटक में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सांख्य सागर। ठीक है, सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये, ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है। ठीक है, शिवपुरी में 1958 में स्थापित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास भारत का 25% टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देखिए दोस्तों विश्व में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है या उसके जन्मदाता हैं वो कौन है, गैनी मैनफोर्ड, और भारत में कौन है, कैलाश सांखला। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर ये कुछ देखिए, जैसे जियोकेलिन एलिगेंस, ठीक है, ये चंबल अभयारण्य में पाया जाता है, ये ठीक है। काला हिरण सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एशियाई शेर कूनो अभयारण्य में पाया जाता है। और गिरी के शेर, ये गिरी के शेर तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में, ठीक है, बांधवगढ़ अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान है जो, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गिरी के शेर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में, ठीक है। चलिए अगला हम सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, खुली तांबे की खान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है, ठीक है। ये देखिए, तो ये स्थित है मलाज खंड में, ठीक है। तांबे की बात जब होगी तो मलाज खंड आएगा, सीधा सीधा टिक है। मलाज खंड कहाँ है, बालाघाट में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो महेश्वर शहर है ये कहाँ स्थित है, ये खरगोन में है, ठीक है। अब देखिए, तो महेश्वर शहर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अशोकनगर जो है वो भी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर चंदेरी है, ठीक है, चंदेरी साड़ियाँ, ठीक, चंदेरी कहाँ, बेतवा के किनारे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद खरगोन कहाँ पर है, देखिए खरगोन की बात करें तो नर्मदा के किनारे है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित, देखिए मझगवां खदान क्या उत्पन्न करती है। देखिए दोस्तों ये जो है मझगवां खदान जो है वो हीरे उत्पन्न करती है, ठीक है। कहाँ पर है, पन्ना में, पन्ना जिला है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है। एक साल के अंदर, ठीक है, तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए गोंड जनजाति द्वारा, देखिए गोंड जनजाति द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसको कहते हैं लरूकज, ठीक है। अब देखिए साथियों, गोंड का अर्थ क्या है, पहाड़, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके प्रमुख नृत्यों की अगर बात करें, विशेषतः पूछता है कर्मा, सैला, कहरबा, सजनी, सुआ, दीवानी, ठीक है। और गोंडों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में पाई जाती है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए योजना से संबंधित सवाल है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, इस योजना का शुभारंभ 2012 में किया गया था, सही है। इस योजना का लाभ 65 वर्ष से ज़्यादा आयु के नागरिकों को मिलेगा और महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति 60% से ज़्यादा विकलांग है और वह अपने साथ एक सहायक ले जा सकता है। इस योजना का कार्यान्वयन MP सरकार, धर्मस्य न्यास एवं धर्मस्य विभाग तथा IRCTC द्वारा किया जाता है। देखिए साथियों यहाँ क्या है, अगर हम असत्य कथन की बात करें, देखिए तो असत्य कथन है यहाँ पे दूसरा, इस योजना का लाभ 65 नहीं बल्कि क्या है 60 वर्ष का मामला है, ठीक है। और
जो महिला के लिए छूट की बात यहाँ 5 वर्ष की गई है, वो बल्कि 5 नहीं है, कितनी है, कितने वर्ष की छूट है, 2 वर्ष की छूट है। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक, तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर हो जाएगा 2। इस योजना में शामिल होने के लिए क्या है, यात्री जो है मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, और चलिए तो अगला सवाल देखते हैं अब हम नेक्स्ट। देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों के से संबंधित निम्न कथनों में से, देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, जनजातियों से संबंधित निम्न कथनों में से क्या असत्य पूछ रहा है। देखिए, तो गौंड जनजातियों की बात कर रहे हैं। देखिए, तो गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्य करेला, भवानी, सुआ, दीवानी, बिरहा आदि हैं। ये तो हमने अभी भी पढ़े। ठीक है, ये सही है। फिर है बैगा जनजाति में बासी भोजन की परंपरा है तथा साल इनका प्रिय वृक्ष है। ये भी ठीक है। सहरिया जनजाति जड़ी बूटियों की पहचान में माहिर है। यह भी ठीक है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में निवास करती है तथा इनका प्रसिद्ध नृत्य कहरवा है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, पूर्वी जिलों में निवास नहीं करती है। कहाँ निवास करती है, दक्षिणी जिलों में। ठीक है, ये दक्षिणी जिलों में निवास करती है। और यहाँ पर जो नृत्य की बात करें कहरवा, ये कोरकू का नहीं है, किसका है, ये गोंडों का है। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ये 4th। ठीक है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29, तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा या बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। देखिए दोस्तों, बघेली, निमाड़ी, गोंडी ये बोली जाती है और मारवाड़ी यहाँ नहीं बोली जाती है, ये राजस्थान में ही बोली जाती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद किस राज्य में है। ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, देखिए कहाँ है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये जो बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद है वो अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है। ठीक, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जीआई टैग मिला हुआ है। और चंदेरी के लिए एक कथन यह है कि महाभारत काल का एक चरित्र है चेदीराज शिशुपाल। ठीक है, जिसने श्री कृष्ण को 100 गालियाँ दी। ठीक, और उन्होंने 100वीं गाली के बाद उसका वध कर दिया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका सस्वर पाठ है। देखिए, मालवा क्षेत्र में नाथ समुदाय में जो लोक गाथा गाई जाती है वो है भर्तृहरि की लोक गाथा। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, भर्तृहरि जो थे वो संस्कृत के एक कवि थे। ठीक है, और इन्होंने शतक त्रय लिखा है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, और ये गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए भगोरिया हाट का संबंध किससे है। अब देखिए, भगोरिया हाट जो है वो क्या है, एक्चुअली ना झाबुआ का एक प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, देखिए झाबुआ का एक प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, होली के त्यौहार के आसपास भील जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि भील जनजाति की युवतियां इस मेले में अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। ठीक है, और जब ठीक है किसी युवती को कोई युवक पसंद आ जाता है तो उससे वो वहाँ पे विवाह हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ क्या है, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर और क्या क्या है, देखिए रविंद्र भवन है, कला परिषद है और साहित्य परिषद है। इसके अलावा और भी यहाँ पे अन्य संस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश सोयाबीन फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब देखिए सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है,
देखिए साथियों, यहाँ क्या है, ग्लाइसिन मैक्स तो सोयाबीन का मनोवैज्ञानिक नाम है, और दूसरा ये लिखा है सिसर एरिएटिनियम, ये चने का है। ठीक है, देश का 31% चना मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। अगला है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये सरसों का है। ठीक, एलियम सेटिबुम एल, ये किसका है, ये है लहसुन का। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि सिंधी अखबार, ठीक है, सिंधी न्यूज़पेपर फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये भोपाल से प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों कहाँ स्थित है, ये भोपाल में। ठीक है, भोपाल जिले में हबीबगंज, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, भोपाल जिले में है, पहली बात। देखिए साथियों, तो इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका संचालन बंसल ग्रुप के हाथों में है। ठीक है, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है, इसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया गया है। इसके अलावा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टांटिया व्हील के नाम पर रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर कौन सा है, देखिए सुजालपुर। ठीक, देखिए नेशनल हाईवे 3 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक है, आगरा से मुंबई। ठीक, ग्वालियर, इंदौर, देवास, सुजालपुर, ये मध्य प्रदेश के शहर हैं जिनसे होकर ये गुजरता है, और मध्य प्रदेश में 712 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के रेल मार्ग निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के रेल मार्ग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, सभी। ठीक है, सभी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल है। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। देखिए कहाँ पर है महाकाल, तो महाकाल है हमारे उज्जैन में। ठीक है, देखिए साथियों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर का, ठीक है, प्रस्ताव किया गया है, और इसका काम जो है यानी कि महाकाल कॉरिडोर का काम 2023-24 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, 2021-22 के दौरान लिखी गई पुस्तकों के संबंध में कौन सा युग्म सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री, ये ठीक है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ठीक है। टू हेल एंड बैंक, बरखा दत्त, ये भी सही है। देखिए कह रहे हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, सागरिका घोष, ये गलत है। सागरिका घोष इसका आंसर नहीं है, यानी कि किसने लिखा है ये। देखिए दोस्तों, ये लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, नवदीप सिंह गिल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां जल महोत्सव। ठीक है, पच्चीस नवंबर 2022 से 25 जनवरी 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये खंडवा में आयोजित किया जाएगा, और कहाँ, हनुवंतिया पर। ठीक है, हनुवंतिया टापू है जो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए, निम्न में से किस दिवस पर मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक यू मॉम नामक एक अभियान शुरू किया गया? देखिए, किस अवसर पर? देखिए, विश्व मातृ दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व पृथ्वी दिवस? देखिए, ये काम किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस पर। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअली प्लांटेशन कार्यक्रम है। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान है। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान। इसमें क्या है? सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा मामला था। कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल भी करेंगे। चलिए, तो ये है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मध्य प्रदेश सरकार पंचायती राज के अनुसार, ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज के अनुसार सभी दफ्तर की पंचायतों में कितने, सभी स्तर की पंचायतों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? एक प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज के अनुसार सभी स्तरों की पंचायतों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 3 यानी कि मतलब त्रिस्तरीय है ना, 3 लेवल पंचायत सिस्टम है। ठीक है, पहला सिस्टम क्या है? जिला होता है। ठीक है, फिर जनपद होता है और फिर क्या होता है? ग्राम होता है। 3 लेवल की पंचायत। तो तीनों लेवल की पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो कितने पद आरक्षित हैं? 1/3। ठीक है, 1/3 पद आरक्षित। चलिए, महिलाओं के लिए अगला क्वेश्चन है यहाँ, मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले या जा रहे, ठीक है, प्रमुख दिवसों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है और जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है, 11 मई को। 11 जुलाई को जो है ना, देश में राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस यानी कि नेशनल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, नोबेल पुरस्कार हाल ही में घोषणा की गई थी। तो देखिए, चिकित्सा का नोबेल स्वांते पावो को दिया गया है, स्वीडन के हैं। ठीक है, साहित्य का नोबेल एनी अर्नोक्स को दिया गया है, फ्रांस के हैं। ठीक है, शांति का नोबेल एलिस बियालियास्की को दिया गया है, ये कहाँ के हैं? ये हैं जी बेलारूस के। नेक्स्ट, रसायन का नोबेल दिया गया है, कह रहे हैं एलन आस्पेक्ट को, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो दिया गया है, देखिए दोस्तों, ये दिया गया रसायन का जो नोबेल है वो किसे किसे दिया गया है? कैरोलिन बर्ट्यूजी और बैरी शार्पलेस, ये दोनों तो जो है यूएसए के हैं, और मोर्टन मेल्डाल, ठीक है, ये डेनमार्क के हैं। ठीक है, इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ये नाम लिखा है एलन आस्पेक्ट, ये कौन है? देखिए दोस्तों, ये कौन है? ये है फ्रांस के। पहली बात, फ्रांस के हैं। दूसरी बात ये है कि ये कौन है? ये फिजिक्स, ठीक है, से संबंधित हैं और इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए नोबेल दिया गया है। ठीक है, 2022 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? तो दोस्तों, ये किसान कल्याण से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये ई रकम से मतलब क्या है? ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी। ठीक है, किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के, ठीक है, बिना किसी मध्यस्थ के, ठीक है, बिचौलिए के, अपनी फसल, ठीक, को डायरेक्ट बेचना और उसके बाद उनके सीधे और बैंक खातों में भुगतान के लिए मामला है यहाँ पे ई रकम पोर्टल से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने की सरकारी क्षमता को
बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी का एकीकरण क्या है? देखिए आईसीटी का मतलब क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ई गवर्नेंस, ठीक है, ये है। ये किस लिए है? सुशासन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, दक्ष पोर्टल का पूरा नाम क्या है? देखिए दक्ष पोर्टल जो है इसका पूरा नाम है आपका दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही, ठीक है। दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही, दक्षता डी, ए, फिर कौशल के, संपन्न एस और हितग्राही एच, ठीक, ये है। ये जो है ना 2021 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये क्या है? देखिए प्रोसेसर का काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसर जो इसको कहते हैं, सीपीयू है, ये सब काम सीपीयू का है, ठीक है। तो कुल मिला के सीपीयू है, प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं अतिचालकता है ना, सुपर कंडक्टिविटी एक भौतिक गुण है जो इससे जुड़ा है। किससे जुड़ा है? देखिए विद्युत प्रतिरोध की क्षति। देखिए अतिचालकता का मतलब क्या है? सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी का मतलब वहाँ पर यह है कि जो तार है उसमें प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेली रोबोटिक्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। देखिए तो यह है कि रोबोटिक्स का वह क्षेत्र जिसमें दूर से नियंत्रित किए जाने वाले अर्ध स्वायत्त रोबोट, ठीक है, मतलब कि वायरलेस, ठीक है, रिमोट से चलने वाला, ठीक है। नेटवर्क की बात करें तो देखिए नेटवर्क यानी कि वाईफाई जो होता है, ठीक है, और ब्लूटूथ की बात कर सकते हैं, ये इस तरह से ऑपरेट करे, गलत लग गया, ठीक है, ब्लूटूथ के माध्यम से चलेगा, रिमोट से चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक में प्रतिरोध का तापमान गुणांक क्या होता है? देखिए प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्या है ना, जब चालकीय पदार्थ का तापमान बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस विशिष्ट पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है, कम होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किसका वार्षिक प्रकाशन है? देखिए साथियों ये प्रश्न जो है 2002 में आईएएस की परीक्षा में आया था, ठीक। तो आईवीआरडी है, ठीक है, इसका आंसर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला, देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, ठीक है। 81.1% यहाँ की साक्षरता है। अलीराजपुर जो है वो सबसे कम कितना? 36%, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एमपी की कुल साक्षरता दर की बात करें तो एमपी की कुल, ठीक है, तो वो है 69.3, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किसकी स्मृति मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। और 31 अक्टूबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1875 में उनका जन्म हुआ था गुजरात में, ठीक है, नाडियाड में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? देखिए बिग ब्लू ये है IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, IT कंपनी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी कंपनी बिग 5 लिस्ट में शामिल नहीं है? अब देखिए फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ठीक है, एप्पल, ये 5 कंपनियां बिग 5 में आती हैं, विप्रो इसमें नहीं आता है, तो आंसर विप्रो ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी फाइल डाटा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? देखिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट को यूज करके हम किसी भी फाइल या डेटा को स्थायी रूप से मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न संस्थान और उनके मुख्यालयों के बारे में क्या सही नहीं है? अब देखिए गेहूं अनुसंधान केंद्र बाबरखेड़ा सही है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया ये सही है। देखिए ये बाबरखेड़ा कहाँ, होशंगाबाद में है, ठीक है। खमरिया कहाँ है, जबलपुर में। खरगोन, ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल नहीं, ये भोपाल में नहीं है, ये कहाँ है, ये है इंदौर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के संबंध में क्या सत्य है? देखिए इसकी स्थापना गठन जुलाई कहें या गठन इसका जुलाई 2007 में नहीं, ये 2005 में, ठीक है, गठन हुआ था। बोर्ड का कार्यालय इंदौर में है नहीं, इंदौर में नहीं, कहाँ है, भोपाल में है। स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ये सही है। आदर्श पर्यटन इसकी वार्षिक बुकलेट है नहीं, आदर्श पर्यटन वार्षिक बुकलेट नहीं, बल्कि इसका नाम है अनुभूति, ठीक है, अनुभूति, ठीक। चलिए इसके अलावा देखिए, इसके अलावा तो हम क्या बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक है, इसकी जो है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इको पर्यटन विकास बोर्ड अलग है और ये निगम अलग है, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई है, ठीक। चलिए इस प्रश्न के लिए उत्तर हमने देख लिया, तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, देखिए गलत क्या है, गलत पूछा, असत्य पूछा है। देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ये सही है, 1964 में स्थापित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है, ये सही है, 1957 में स्थापित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में, ये सही है, ठीक है, 2007 में स्थापित है। श्री नटनागर है, एक्चुअली नटनागर शोध संस्थान, ठीक है, ये कहाँ है, मंदसौर में है, कटनी में नहीं है, ठीक है, मंदसौर में। देखिए दोस्तों मंदसौर में है, इसका एक नाम और है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर रघुवीर सिंह, ठीक है, निजी संग्रहालय, ठीक है, ये इसका नाम और है। चलिए तो हम अगला सवाल देखेंगे, अब आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच के संबंध में, ठीक है, तो ये वुड डिस्पैच की बात कर कब आया था, 1854 में, ठीक है, 1854 में। उच्च शिक्षा संबंधी सिफारिशों में क्या सत्य है? हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कुछ बताया था, भारत में उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना,
बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के आधार पर विश्वविद्यालय होंगे। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ मामला है कि भारत में उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषा की बात कर रहे हैं, नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा की यहाँ पर सिफारिश थी। ठीक है, हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज, तभी तो अभी तक भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज हायर एजुकेशन में यूज होती आ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख कह रहे हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। ठीक है, इस आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर कुल 15 सदस्य थे, जिनमें 9 भारतीय थे। उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यूरोपीय शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता देनी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 जो है वो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान गठित किया गया था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड रिपन। तो ये ठीक है कि सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस अध्यक्ष को छोड़कर कुल कितने सदस्य थे? देखिए, कुल 20 सदस्य थे। ठीक है, 20, और जिसमें कितने भारतीय शामिल थे? 7 भारतीय शामिल थे। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, तीसरा सही है, पहला सही है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कह रहे यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1954 को हुई थी। यूजीसी का मुख्यालय बेंगलोर में है, इसकी 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता इसका आदर्श वाक्य है। यूजीसी का कार्य विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, सरकारी विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना, यही सही है, 4th। ठीक है, देखिए अब हम बात करें यहाँ पे स्थापना की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1953 में स्थापना इसकी हुई थी। ऑफिशियली ये 1956 में ये स्थापित माना जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये सही है। ठीक है, जिसमें से एक कहाँ है? भोपाल में भी है। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, ये नहीं है, क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अब हम। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय नैक द्वारा ए ग्रेड प्रमाणित है? देखिए, मध्य प्रदेश में ए ग्रेड से प्रमाणित विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक, बाकी अगर बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में ये जो है ये बी ग्रेड से प्रमाणित है। और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ये C++ ग्रेड से प्रमाणित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये B++ ग्रेड से प्रमाणित है। ठीक है, चलिए नैक की बात करें अब, चूंकि नैक आ गया है यहाँ पे, तो नैक 1994 में इसकी स्थापना हुई। यूजीसी के अंदर ही एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, डॉक्टर SC शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। ठीक, इसकी कोई रीजनल ऑफिस नहीं है। चलिए, इसका काम क्या है? विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को, ठीक है, कुछ विशेष मानकों के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। ठीक है, और ग्रेड क्यों प्रदान की जाती है? ग्रेड इसलिए ताकि सरकारी योजनाओं सुविधाओं का लाभ उसी अकॉर्डिंग दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट AICTE? देखिए, 1945 में इसकी स्थापना हुई, सही है। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन, सही है। स्टेचुरी स्टेटस 86 में दिया गया, नहीं। 1987 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, AICTE को। चलिए, इस समय इसके अध्यक्ष कौन है AICTE के? अनिल सहस्त्रबुद्धे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हेड क्वार्टर ऑफ ICAR इज सिचुएटेड एट। देखिए, ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद, ठीक है, बार काउंसिल के सदस्यों में कौन शामिल नहीं होते?
देखिए जी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महासॉलिसिटर और प्रत्येक राज्य विधिक परिषद से सदस्यों में से एक एक सदस्य लिया जाता है। ठीक है, तो ये शामिल होते हैं, कानून मंत्री इसमें शामिल नहीं होता, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारतीय भेषजी परिषद यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य फ्रेम कैसे बनता है? देखिए, निर्वाचित, मनोनीत, पदेन तीनों प्रकार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, पीसीआई, पीसीआई की बात करें अगर हम, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में इसका गठन होता है। ठीक, और ये किस लिए है? देखिए, फार्मेसी एजुकेशन और व्यवसाय के रेगुलेशन के लिए। ठीक, मोंटू कुमार पटेल इसके अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक है, चलिए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से, है ना, किसको मतलब दिया गया है? तो देखिए, शिवानी दास, स्मिता कर, भानुमति घीबला, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सभी को ये अवार्ड दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। देखिए, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा, जिसकी स्थापना 1947 में हुई, और इसके अध्यक्ष टी दिलीप कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा इन नर्सेस की बात करें तो ये शिवानी दास उड़ीसा की हैं, स्मिता कर ये बंगाल की हैं, और भानुमति घीबला ये गुजरात की हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम एनसीटीई के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, एनसीटीई के, देखिए नहीं आता है की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्री स्कूल डीपीएससी, ठीक है, डिप्लोमा इन विजुअल आर्ट्स, डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, देखिए सभी ये एनसीटीई के अंडर ही आते हैं। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, रिवीजन किया जा सके। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं एनसीटीई की यहाँ पे। तो एनसीटीई का जो कार्य है वो क्या है? भारत में टीचर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, 1993 को स्थापित है, और इसका एक कार्यालय या एक ऑफिस कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। अब देखिए, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। एनसीटीई के अंतर्गत नहीं आता है पूछ लिया है, एक्चुअली थोड़ा समझने की बात है, ये नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, सभी ये जो है एनसीटीई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नहीं आएगा यहाँ पे, टाइपिंग है ना, एनसीटीई के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी ये एनसीटीई के अंतर्गत ही आते हैं, नहीं या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए, रूसा कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित में से हैं। देखिए, तो रूसा कार्यक्रम की बात करें तो ये संबंध, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार, वर्तमान संस्थानों को अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके संस्थान के आधार पर विस्तार प्रदान करना, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना, और सभी हैं ये सभी उद्देश्य इसके रूसा के हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को ने किसे भावात्मक सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया है? देखिए, कोलकाता की दुर्गा पूजा को, ठीक है, ये टैग दिया है। ठीक है, कब दिया है? ये सितंबर 2022 में ही ये प्रदान किया है। ठीक है, चलिए अब चूंकि यूनेस्को की बात आ गई है, तो यूनेस्को देखिए 16 नवंबर, ठीक है, 1945 को ये स्थापित किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। 193 इसके देश सदस्य हैं। ठीक है, और भारत इसका सदस्य 1946 से है। ठीक, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजोले। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में नष्ट किए गए स्कूल, पुस्तकालय और संग्रहालयों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस के अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को, ठीक है,
किस संस्थान ने, यहाँ किस लिखा जाएगा, किस संस्थान ने उनके काम के लिए गुड पुलिसिंग टैग करके ट्विटर पर तारीफ की है? देखिए दोस्तों, ये की है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ ने किया है। एक्चुअली क्या है, देखिए यूनिसेफ ने ऐसा क्यों किया है, बच्चों को इन्होंने जो है बचाया है, ठीक है, इसलिए तो ये है ना चाइल्ड फ्रेंडली, इसकी बात करें चाइल्ड फ्रेंडली। तो अब देखिए ASI ओम प्रकाश हैं। तो यूनिसेफ एक्चुअली क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, 1946 में। देखिए यूनेस्को 1945 में और यूनिसेफ 1946 में, ठीक। भारत यूनेस्को का सदस्य कब से, 1946 से। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं, ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कैथरीन रसेल इसकी हेड हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और यूनेस्को का कहाँ था, पेरिस में, ठीक है। देखिए साथियों, इसका यूनिसेफ का मामला क्या है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग और किस संस्थान ने मिलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पॉलिटेक्निक शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए बैठक की है? देखिए NITTR भोपाल मध्य प्रदेश से मिलकर के ये कार्य इन्होंने करने के लिए कहा है कि अब पॉलिटेक्निक के टीचर्स जो है वो, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के लिए काम करेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की अगर बात करें, इसे कर्नल कहा जाता है, ठीक। 1988 में स्थापित यह संस्था एक्चुअली किस लिए है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के प्रभावी तरीकों पर शोध करती है और वैंकूवर कनाडा में इसका मुख्यालय है, ठीक है, कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एशियाई बैंक विकास बैंक, इसको क्या कहते हैं, ADB, ठीक, के सदस्यों में अंतिम, ठीक है, अर्थात 68वां देश 2019 में शामिल हुआ। तो ये समझ में आ रहा है कि 68 देश सदस्य हैं, ठीक है। तो ये जो देश है ये है न्यू, ठीक है, ये न्यू देश है, ठीक है। इसकी राजधानी अलोफी है, अलोफी, ठीक है। यहाँ पर मूंगे की, ठीक, मूंगे की चट्टान, ठीक है, पॉलिनेशिया का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। देखिए एशियाई विकास बैंक का क्या मामला है, देखिए जो इसके सदस्य देश हैं उन सभी को, ठीक है, उन सभी के जो एक्चुअली जो वहाँ की जनता है उसके जीवन स्तर के गुणवत्ता को सुधारने के लिए और, ठीक है, गरीबी को कम करने के लिए, हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसका अपना आर्थिक प्रयास है, ठीक है। 68 देश सदस्य हैं और 1966 में ये स्थापना हुई थी, ठीक। मुख्यालय कहाँ है, मांडोलियोंग मनीला में है, फिलीपींस में, ठीक है। और भारत इसका देश कब सदस्य है, भारत देश हमारा 1966 से ही। और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है, ठीक है, मासात्सुका असाकावा, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, जापान से। और अब तक इसके जापान के ही अध्यक्ष हुए हैं, मतलब ज़्यादातर जितने 10 हो चुके हैं, 10, ये 10वें नंबर के हैं। तो 10 के 10 भी इसके अध्यक्ष कहाँ से हैं, जापान से, ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन NVM का संचालन निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? देखिए बिराक द्वारा ये संस्था संचालन किया जा रहा है। अब बिराक की बात करें तो बिराक क्या है, देखिए एक्चुअली देखिए पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है, ठीक। देखिए बिराक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिराक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ठीक।
अब ये NVM क्या है? देश में बायो फार्मास्यूटिकल विकास में तेजी लाने के लिए इंडस्ट्रियल एकेडमिक, ठीक है, सहयोग है, ठीक है। NVM 2017 से ये पहल चल रही है, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि जो कॉलेज वगैरह में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को इंडस्ट्री में, है ना, सिखाना, तो वो एक नेशनल बायो फार्मा मिशन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 50% वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है ना, लोन दिया गया, ठीक। चलिए अब हम DBT की बात करें, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो देखिए 1986 में स्थापना हुई, ठीक है। जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह इसके हेड हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा अगला है डार्ड, ठीक है। ये देखिए, ये जर्मन भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये डस्टर एकेडमिस्टर ऑक्सडेंट स्कॉलरशिप इज रेगुलराइज्ड इन इंडिया बाय द, देखिए ये जो डार्ड है ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जर्मनी के साथ, भारत का जर्मनी, ठीक है। तो इसमें क्या है एक्चुअली कि भारत के बच्चे जर्मनी में अपना कुछ जैसे कि PhD करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये किसके साथ मिलकर चलाया गया? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। 1971 में इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। किसका हम बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। आयुष मंत्रालय के अंडर क्या आता है? देखिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो है ना, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा ये आते हैं। एक्यूपंक्चर इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? देखिए राजेश लाल मेहरा इसके अध्यक्ष हैं, कृष्णकांत शर्मा और चंद्रशेखर रैकवार इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो ये सदस्य और ये अध्यक्ष। देखिए दोस्तों सुधीर सक्सेना इससे संबंधित नहीं है, ये MP के DGP हैं, ठीक है, DGP। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लोक प्रशासन पर नियंत्रण, कार्यपालिका के नियंत्रण का निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? देखिए दोस्तों ये क्या है? कार्यक्षेत्र एजेंसियां, ठीक है, ये एक जो है उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का गठन कब किया गया था? देखिए दोस्तों इसका गठन 1964 में किया गया था, ठीक है। देखिए कृष्णा मेनन समिति के सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। न्यायिक सक्रियता को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? देखिए न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। चलिए इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेंट विद द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द RTI एक्ट इट इज कॉल्ड, देख कहना कह चाह रहे हैं कि कोई सूचना अधिकारी अगर सूचना देने में, ठीक है, एक जो पीरियड स्पेसिफाइड यानी कि टाइम जो होता है उसके अंतर्गत अगर फेल हो जाता है तो, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, जैसे कहा जाएगा डीम्ड रिजेक्शन, ठीक है। चलिए RTI एक्ट की बात यहाँ पर देखिए, RTI एक्ट है ना, RTI एक्ट 2005 में आया था, ठीक है, अक्टूबर में, और इसके लिए एक संशोधन आया है, ठीक है, संशोधन 2019 में। देखिए दोस्तों संशोधन में क्या है, असल में उनकी यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल से संबंधित बदलाव किया गया है, ठीक है। चलिए भारत में प्रथम लोकपाल कौन थे?
तो पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले लोकपाल थे, और प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में इसके, ठीक है, लोकपाल हैं, ठीक है, 2022 में। ठीक है, के.जी. बालाकृष्णन ये भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। रविशंकर चौधरी कुछ नहीं वैसे ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश का नंबर क्या है? देखिए 181। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 2014 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, समस्याओं के निवारण के लिए डायरेक्ट आप फोन करिए 181 पर। ठीक है, चलिए देखिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में कितनी धाराएं हैं? देखिए दोस्तों 11 धाराएं हैं। ठीक है, 11। चलिए अगला देखेंगे, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के संबंध में क्या असत्य है? देखिए असत्य पूछा है तो धारा 4 में, ठीक है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, धारा 5 में निश्चित की गई समय सीमा में सेवा देना, धारा 7 में पेनल्टी है। ठीक है, धारा 10 में क्या है? देखिए धारा 10 में कठिनाई दूर करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, धारा 10 में एक्चुअली नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, राज्य शासन को नियम बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कठिनाई दूर करने की शक्ति, ये कहाँ है? ये धारा 11 में है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में धारा 6 में क्या प्रावधान है? देखिए धारा 6 में अपील, ठीक है, अपील करेगा। और ये जो है प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, ये कहाँ है? देखिए हमने अभी भी देख लिया था इससे पहले वाले प्रश्न में। ठीक है, रिवीजन की बात करें तो वो धारा 8 में है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर इन मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? 2 हैं। ठीक है, कौन कौन सी? देखिए एक तो डॉक्टर हरी सिंह गौर, ठीक है, हरी सिंह, ठीक है, सागर वाली यूनिवर्सिटी। ठीक, और दूसरी है इंदिरा गांधी, ठीक है, ट्राइबल, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पर? अमरकंटक में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय अपने कृत्यों है यहाँ पे, कार्यों या कृत्यों का पालन करने में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। यह प्रावधान कहाँ है? तो देखिए ये प्रावधान धारा 8 में है। ठीक है, धारा 7 की अगर हम बात करें, देखिए धारा 7 में क्या है? प्रादेशिक अधिकारिता। और धारा 9 में क्या है? विश्वविद्यालय में अध्यापन। धारा 10 में क्या है? विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण, ठीक है, इंस्पेक्शन। चलिए अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति कौन हो सकता है? देखिए दोस्तों कुलाधिपति यानी कि चांसलर, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल स्वयं। ठीक है, देखिए दोस्तों चैप्टर 3 में, ठीक है, धारा 11 में कुलाधिपति संबंधी प्रावधान है, और धारा 12(1) में ये लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल स्वयं, है ना, राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति होंगे। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, कुलपति की नियुक्ति के संबंध में गठित समिति में, ठीक है, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अब देखिए कौन शामिल नहीं है। देखिए कार्य परिषद एक व्यक्ति देती है अपना, यूजीसी अपना एक यूजीसी के हेड जो है एक अपना व्यक्ति नाम देते हैं, और एक तो कुलाधिपति स्वयं बताते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा, ये सब कुछ नहीं, ये सब है ना, यहाँ से कोई नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन शामिल नहीं है? ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, विश्वविद्यालय की सभा, यूनिवर्सिटी की कोर्ट स्थगन के लिए कितने सदस्यों की गणपूर्ति जरूरी है? कोई सदस्य गणपूर्ति जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसे ही डायरेक्ट स्थगित की जा सकती है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है? अब देखिए असत्य का पूछ रहे हैं। देखिए तो धारा 24 वाला असत्य है। ठीक, यहाँ क्या है? धारा 24 में शंकाएं, ये नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है? कार्य परिषद की शक्तियां हैं। ठीक है, कार्य परिषद की शक्तियां। ठीक है, और संकाय की अगर बात करें तो संकाय जो है वो धारा 27 में है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला सवाल ये है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के आवास स्थान, ठीक है, रेजिडेंस की व्यवस्था का दायित्व कौन करता है, किसका है ये? तो ये जो है ये कार्य परिषद का है, ठीक है। इस संबंध में प्रावधान 24, ठीक है, धारा 24 के उपधारा 24 में ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, विद्या परिषद के समस्त सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो कितने वर्षों तक की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? 3 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस अधिकारी को किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होता है परंतु वोटिंग राइट नहीं होता? तो ये जो है संकाय के अध्यक्ष को ये राइट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? देखिए दोस्तों, ये समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो निम्न में से कौन उस व्यक्ति को भरने, उस व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, रिक्ति है, ठीक है, उस रिक्ति को भरने के लिए अधिकृत है, मतलब कौन करेगा इस काम को? तो कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को ये अधिकार है कि वे उस रिक्ति को भरें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं, एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एमप्री मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये देखिए ये भोपाल में स्थित है, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये एमप्री जो है वो है ना, एमप्री, ये एमप्री CSIR से संबद्ध है, ठीक है। CSIR के अध्यक्ष हमेशा PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। एक्चुअली 1942 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लेडी है ना, फर्स्ट लेडी इसको कहेंगे हम, फर्स्ट लेडी। इनका नाम है नल्लाथेम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, एन कलाई सेल्वी, ठीक है। ये सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं। इनका अपॉइंटमेंट किया गया था 2022 में, ठीक है, अगस्त में, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं, विच इंस्टीट्यूट इज नॉट अप्रूव्ड बाय AICTE इन मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश में AICTE से अप्रूव इनमें से कौन सा संस्थान नहीं है? देखिए दोस्तों, IIT इंदौर में ये सही है, मैनेट यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी सही है, VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी सही है। ये AICTE से संबद्ध संस्थान है, ठीक है, पहली बात तो, और ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा IICB है ना, इसको कहते हैं IICB, ठीक है। ये क्या है कि ये कहाँ पर है एक्चुअली? तो ये IICB जो है वो कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये किस लिए स्थापित किया गया था? ये एक्चुअली बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर है, ठीक है, और ये CSIR से अप्रूव्ड है, ठीक है, CSIR। तो AICTE से अप्रूवल नहीं है, बल्कि कहाँ से? CSIR से। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई। ये किससे फंडेड है? देखिए वर्ल्ड बैंक से इसे है ना लोन दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वो देखिए 62 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन।
देखिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ है वो? ठीक है, जबलपुर में है। और इसकी सर्किट ब्रांच कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है। वर्तमान में इसके जो चीफ जज हैं वो कौन है? वे हैं रवि मलिमठ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कितने सदस्य होते हैं? देखिए दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। ठीक। चलिए लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका काम क्या है? इसका काम है कि कैग रिपोर्ट्स को चेक करना। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए द प्रोविजन ऑफ कैग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान में? तो 148 से 151, ठीक है, भाग 5 में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए उदय स्कीम की बात करेंगे तो उदय स्कीम कब लॉन्च हुई थी? देखिए दोस्तों उदय स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। इसका मतलब क्या? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक। इसमें क्या था? इसमें क्या 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, बिजली प्रदान करना। ठीक है। सक्षम ऊर्जा सुरक्षा। अच्छा, इसको कहा है कि देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति के सुधार और उनके पुनरुद्धार के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही ये योजना है। अगला सवाल है मौद्रिक नीति। ठीक है, मॉनिटरिंग पॉलिसी। देखिए कि रूपरेखा निम्न में से किसके द्वारा बनाई जाती है? देखिए ये जो बनाई जाती है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। इसका क्या है कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। आरबीआई क्या है? देखिए भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वो मुंबई में है। ठीक है। इसके अलावा इस समय इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत 25वें गवर्नर हैं। ठीक। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं हमेशा आरबीआई के गवर्नर। ठीक है। अब देखिए भारत में ब्याज दर के मानदंड को तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति बनाई गई थी। ठीक, 2016 में। ठीक है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य अध्यक्ष समेत। ठीक है, हमेशा 3 सदस्य आरबीआई से होंगे और 3 सदस्य केंद्र सरकार, ठीक है, जो है नाम निर्देशित करेगी। ठीक है। तो इन सब 6 सदस्यों में से, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा जो कि हमेशा आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है लोकहित में क्रय हेतु सक्षम अधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और सम्मान व्यवहार रखे। यह सिद्धांत किसका है? देखिए दोस्तों, ये क्रय का मूल सिद्धांत है। ठीक है। खरीदने बेचने से संबंध में आप किसी भी व्यक्ति से उचित व्यवहार रखें, समान व्यवहार रखें, कोई भेदभाव न करें। ठीक है। इसके अलावा आप जो कार्य कर रहे हैं वो, है ना, अच्छी तरह से करें, टाइम लिमिट में करें, कम खर्च पर करें, ट्रांसपेरेंसी रखें इस काम में, कंपटीशन अच्छी तरह से देखते हुए चलें, ये सभी है। तो ये क्रय के मूल सिद्धांत में आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम।
निम्न में से कौन कतिपय वस्तुओं को किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा? देखिए, राज्य शासन के पास इस बात का अधिकार है, ठीक है, कि वो कुछ चीज़ों को क्या कर सकेगा, रिजर्व कर सकेगा, कुछ वस्तुओं को। अब देखिए, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? देखिए, जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, तो उसकी छात्रों पर पकड़ पूरी नहीं होती है, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके क्लास में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, वो जब टीचर जब भी डगमगाता है तो वो कब, जब वो पाठ की पूरी तैयारी करके ना आया हो, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान के तरीके नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, इसके लेखक हैं गुडे एंड हॉल्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है। किस प्रकार का समाधान? देखिए, कार्रवाई पर शोध किया जाता है। जो आपने कार्रवाई किसी समस्या के लिए की थी, उसी पर हमें रिसर्च की जाएगा कि क्या कार्रवाई की गई, तो उस आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अगला कह रहे हैं प्रेरणा शोध एक प्रकार का है। देखिए, प्रेरणा शोध क्या है? देखिए, ये गुणात्मक शोध है, ठीक है। अगला सवाल है, द न्यू पैटर्न ऑफ स्कूल कोर्स इज इन प्लेस ऑफ 10+2, ठीक है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग नया पैटर्न क्या होगा? देखिए, 5-3-3-4 का ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया है? देखिए, अंग्रेजी को खत्म किया गया है, ठीक है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से 50% तक सुधारना है। कब तक करना है? ये टारगेट कब का है? ये 2035 तक का टारगेट है, ठीक है। चलिए, अगला है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? देखिए दोस्तों, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 86 में आई थी, उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं, इट इज़ द ग्रांट विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। तो ये क्या है? ये है वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF, देखिए NSQF योग्यता स्तर 8 के बराबर है। ये परास्नातक की उपाधि के बराबर है। देखिए, अगला है, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन, नियंत्रण, रिपोर्टिंग, निर्णय, मूल्यांकन, सभी बातें शामिल की जाती हैं। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा? देखिए, एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन, ये पॉजिटिव बात है, बाकी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग। अगला है, निम्न में से कौन ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के उपयोग का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अवलोकन का सिद्धांत यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, क्या है? देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर हमेशा प्रक्षेपित प्रोजेक्ट है ना, प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्ट। चलिए, अगला देखेंगे, कौन सा कारक अधिगम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है? देखिए, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये सभी जो है ना, लर्निंग की क्वालिटी को प्रभावित कर देते हैं। शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? देखिए, संवेदनशीलता, ये व्यक्तिगत गुण है, ठीक है, ये जो है प्रभावित करेगा। चलिए, कह रहे हैं, मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार किसके पास है? DEB के पास है, ठीक है। ये क्या है? एक्चुअली दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो है ये, जो कि UGC के अंडर काम करता है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा परिषद नाम की एक संस्था थी, 1985 में बनाई गई थी, उसके स्थान पर इसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए, आगे देखेंगे, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब बनाया गया?
देखिए दोस्तों, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सा है, मध्य प्रदेश में 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है। कौन सा, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, भोपाल में। ठीक है। इसके अलावा इग्नू की बात करें तो देखिए, इग्नू जो है, देखिए इग्नू एक्ट से बनाया गया था 1985 में। ठीक है। ये सभी दूरस्थ शिक्षा संबंधित मामले हैं। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। एएफआरसी का गठन राज्य सरकार ने निम्न में से किसके आदेश पर विधानसभा से एक्ट पास करके किया है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ठीक है। तो एएफआरसी फीस तय करने से पहले क्या करता है, देखिए सार्वजनिक सूचना जारी करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए ये जो है विनियामक आयोग का भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में। चलिए अगला देखेंगे। देखिए कह रहे हैं पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जिसने ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल है जिसने ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की थी। ठीक है। अगर MPHRC की बात करें तो MPHRC, ठीक है, ये कब बना, 95 में। ठीक है, 95 में। और इसके वर्तमान में जो है ना अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK जैन है। ठीक है, NK जैन, नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। देखिए कब गठन किया गया था, 98 में। ठीक है, देखिए अंडर स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1995। ठीक है, 1995 में एक्ट लाया गया था। ठीक है, उसके आधार पर इसका गठन 98 में कर लिया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष का पद, ठीक है, देखिए हेड का पद क्या है, खाली है, वैकेंट है। क्यों वैकेंट है, क्योंकि जो शोभा ओझा लास्ट अध्यक्ष थी उन्होंने जो है जुलाई में इस्तीफा दे दिया था 2022 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, SC आयोग में सदस्य संरचना क्या है। देखिए इसमें क्या है ना, एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, 1+2 का मामला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए माइनॉरिटी से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये 2020 में इन्होंने PM महोदय ने जो है लॉन्च किया था। ठीक है, इसको कहते हैं PM's न्यू 15 PP। ठीक है, 15 PP यानी 15 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए महात्मा ज्योतिबा फुले राज्य पुरस्कार संबंधित है। देखिए OBC से संबंधित है। ठीक, देखिए दोस्तों 2016-17 में ये शुरू किया गया था पुरस्कार। ठीक है, और ये जो है एक पुरुष समाज सेवी को दिया जाता है। ठीक है, और 2 लाख रुपए इसमें नकद दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें महिला की तो देखिए सावित्रीबाई फुले राज्य पुरस्कार दिया जाता है महिला को, महिला समाज सेवी को, OBC में। और 2016-17 से भी शुरू किया गया था और महिला को 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, देखिए रघुराम राजन का संबंध किस शहर से। देखिए फेमस पर्सनैलिटी में आते हैं रघुराम राजन। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, भोपाल से। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। ठीक, देखिए 1963 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने IIT दिल्ली से BTech इलेक्ट्रिकल में BTech किया था और IIM अहमदाबाद से MBA किया और MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है वहाँ से PhD की और इन्होंने IMF में भी कार्य किया है। ठीक है, और ये भारत के RBI के 23वें गवर्नर थे। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों 24वें की अगर बात करें तो वे उर्जित पटेल थे और 25वें वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें आगे देखिए, आगे हम देखेंगे। देखिए इंग्लिश पैसेज। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टू वाटर, टी इज़ द मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। दिस इज गुड न्यूज,
because tea offers significant health benefits. Its benefits were first discovered by the Chinese Emperor Shen Nung, who declared that it provides bodily vigor, mental satisfaction, and determination of purpose. Today, there is ample evidence that tea in its many forms possesses a host of health benefits, from supporting the immune system to reduce the risk of cancer and helping to prevent tooth decay. ठीक है. What makes tea such a healthy drink? The star compounds are called catechins. Those are antioxidants which help prevent cell damage from harmful molecules called free radicals. Tea can be black, green, and red, and is derived from a warm weather evergreen tree known as Camellia senescens. ठीक है. The more processing the tea leaves undergo, the darker they become. Green tea is the least processed tea. It is the simply steamed quickly and offers maximum healing power because it is not fermented. It also helps prevent tooth decay and aids in weight loss. ठीक है. ये हमने इसको एक बार पढ़ लिया. ठीक है. अब देखिए पहला सवाल क्या है. द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज. देखिए तो बहुत आसान है, टी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. टी टर्न्स आउट टू बी ए हेल्थी ड्रिंक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमने पढ़ा था देखिए, कैटेचिन्स. ठीक है. अगला है बेनिफिट्स ऑफ टी वर डिस्कवर्ड बाय द, तो ये एम्परर सेन नंग. ठीक है. चाइनीज एम्परर सेन. ठीक है. देखिए ग्रीन टी लीव्स ऑफर मैक्सिमम हीलिंग पावर बिकॉज इट इज नॉट फर्मेंटेड. ठीक है. अगला क्वेश्चन है टी कैन बी ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वार्म वेदर एवरग्रीन ट्री नोन एज द कैमेलिया सिनेंसिस. ठीक है. चलिए इसके बाद हिंदी पैसेज पढ़ते हैं. देखिए आपको किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में क्या कठिनाई हो रही है? क्या ऐसा करने में समय की कमी महसूस हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको समय प्रबंधन सीखने की जरूरत है. समय प्रबंधन किसी भी परीक्षा की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. ठीक है. बहुत से परीक्षार्थी ऐसे हैं जो परीक्षाओं की तैयारी देर से और बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं, जिससे उन्हें समयाभाव सबसे बड़े शत्रु की तरह दिखने लगता है. ठीक है. बिना समय प्रबंधन के उस अनुपात में फायदा नहीं हो पाता जिस अनुपात में आप मेहनत करते हैं. वास्तव में समय की गति को या उसके स्वभाव को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसे धीमा कर सकते हैं और ना ही इसे रोक सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आप स्वयं को मैनेज करते हुए सिर्फ इसका सही उपयोग कर सकते हैं. वास्तविकता यही है. सबसे पहले आप यह निर्धारित करें कि आपका वर्तमान समय कैसे व्यतीत हो रहा है. आप पिछले एक सप्ताह के अपने कार्यकलाप को एक पेपर पर लिखकर देखिए कि आप अपने टाइम टेबल का कितना और कैसा अनुसरण किया है. पूरे सप्ताह में कितने घंटे सेल्फ स्टडी की है और आपका निर्धारित सिलेबस का कितना हिस्सा नहीं हो पाया है. एक बार पूरा विश्लेषण करने के बाद आप स्वयं को समय के हिसाब से बदलना शुरू कर सकते हैं. समय बचाने के लिए आप किसी विशेषज्ञ की टिप्स काम आ सकती है, परंतु इस सबसे अधिक प्रभाव आपके निश्चय, समर्पण और समय नियोजन का रहेगा. समय प्रबंधन आपको आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और इस सफलता की दिशा में निर्णायक होगा. देखिए दोस्तों हमने से रीड कर लिया. एक बार सवाल करते हैं. पहला सवाल है समय प्रबंधन सीखने की जरूरत कब है? जब कोई परीक्षा देनी हो. ठीक है. अगला क्वेश्चन है समय के बारे में सच है कि उसे मैनेज नहीं किया जा सकता है. ठीक है. अगला देखिए. अगला है समय का अभाव उन्हें शत्रु जैसा लगता है जो कि, ठीक है, देखिए जो परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते हैं. ठीक है. और उन्हें टाइम कम लगता है. समय प्रबंधन से बढ़ सकता है या बढ़ सकती है? क्या बढ़ सकता है? देखिए तो ये आत्मविश्वास बढ़ेगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो समय. ठीक है. चलिए ये सभी आंसर इसमें आराम से मिल रहे हैं. सेल्फ स्टडी शब्द कैसा है? तो ये आगत शब्द है. ठीक है. इंग्लिश का वर्ड है ना, तो ये बाहर से लिया गया है. ठीक है. चलिए देखिए दोस्तों हमने अभी ठीक है मॉडल पेपर 4 सॉल्व किया. ठीक है. आपके रिवीजन में यह काफ़ी हेल्प करेगा. तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.